नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी जो बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हैं तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्याओं का जिक्र करें। पूर्वी समस्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि तुर्की साम्राज्य के पतन और विघटन के पश्चात जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्वी समस्या कहा जाता है। तो हमने देखा पूर्वी समस्या के तहत क्रीमिया के युद्ध को पढ़ा। अब हम बात करने वाले क्रीमिया के युद्ध के पश्चात जो पूर्वी समस्याएं होती है, यानी कि जो 1856 से लेकर 1874 ईस्वी तक पूरी समस्या के तहत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। जैसे क्रीमिया युद्ध समाप्त होने के पश्चात हमने देखा 1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात कौन सी संधि हो जाती है, पेरिस की संधि हो जाती है। मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य पेरिस की संधि संपन्न होती है, जिसके तहत जो उसकी शर्तों के बारे में हमने बात की, किस तरीके से उसकी शर्तें निर्धारित कर दी जाती है। अब उसके पश्चात जो 1856 से 1874 ईस्वी के मध्य 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, जिसमें हमने बात की थी। एक तो रोमानिया का निर्माण हो जाता है। रोमानिया का निर्माण जो नवीन राज्य का निर्माण होता है, जो मोल्दाविया और वोलेशिया प्रांत को जो मिलाकर किसका निर्माण हो जाता है, रोमानिया नामक नए राज्य का निर्माण हो जाता है। मोल्दाविया और वोलेशिया की हमने बात की थी, किस तरीके से तुर्की साम्राज्य के अंग थे और इन पर किसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता था, रूस के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। उसके पश्चात जो क्रीमिया का युद्ध होता है तो पुनः जो तुर्की के संरक्षण में आ जाते हैं और इन्हीं दोनों प्रांतों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, रोमानिया नामक नवीन प्रांत यानी कि नवीन राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाता है। उसके पश्चात हमने बात की सर्बिया के विद्रोह के बारे में। तो हमने क्रीमिया युद्ध से पूर्व की बात की थी और हम देखते हैं क्रीमिया युद्ध के पश्चात किस तरीके से सर्बिया के द्वारा जो अपनी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली जाती है और सर्बिया में जो तुर्की की सेना तैनात होती है उन तुर्की सेनाओं का विरोध करते हुए सर्बिया के द्वारा उनका विरोध किया जाता है और तुर्की सेना को हटाने की मांग की जाती है सर्बिया से। और किस तरीके से हमने देखा यूरोपीय महाशक्तियों के दबाव में आकर तुर्की के द्वारा जो सर्बिया से अपनी सेना हटा ली जाती है। और इस तरीके से बात की जाए तो सर्बिया को तुर्की के प्रभुत्व से स्वतंत्रता मिल जाती है, यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता सर्बिया के द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं तुर्की की दमनकारी नीति की, जो 1856 से लेकर 1874 ईस्वी तक पूरी समस्याओं की बात की जाए तो उसके तहत तुर्की के द्वारा जो दमनकारी नीति का अनुसरण किया जाता है उसकी बात करेंगे। उसके पश्चात सर्वस्लाव जो आंदोलन है उसका जिक्र करेंगे हम। तो अगर बात की जाए तुर्की की दमनकारी नीति, जैसा कि हम बात करते हैं पेरिस की संधि की। पेरिस की संधि हमें पता है क्रीमिया युद्ध के पश्चात होती है और इसमें जो रूस और तुर्की दो पक्ष होते हैं। उसके अलावा जो तुर्की के साथ जो बात की जाए मित्र राष्ट्र देश होते हैं, जिसमें बात की जाए इंग्लैंड है, फ्रांस है, मुख्यतः ऑस्ट्रिया है, इनका सहयोग किसे रहता है, तुर्की को रहता है। तो इनके मध्य जो संधि संपन्न होती है उसमें तुर्की के द्वारा एक आश्वासन दिया जाता है। तुर्की के द्वारा क्या आश्वासन दिया, तुर्की के द्वारा आश्वासन दिया जाता है मित्र राष्ट्रों को, यूरोपीय महाशक्तियों को, कि अगर जो बात की जाए इनके साथ जो समझौता होता है तो इसके तहत आश्वासन ये दिया जाता है कि तुर्की में जो ईसाई जनता रहने वाली है उस ईसाई जनता का ध्यान रखा जाएगा और उनके हितों की रक्षा किसके द्वारा की जाएगी, जो तुर्की के द्वारा की जाएगी। ये आश्वासन दिया, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत अगर बात की जाए तुर्की साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था और ऐसे क्षेत्रों की बात की जाए जिन क्षेत्रों में ऐसा ईसाई जनता रहती, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, वहाँ भी तुर्की साम्राज्य का क्या था, अधिकार था। वो प्रांत भी तुर्की साम्राज्य के भाग थे। तो इस संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत अगर बात की जाए तो इसके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, तुर्की के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हमारे साम्राज्य में रहने वाली जितनी भी ईसाई धर्म को मानने वाली जनता है उनके जो अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनके हितों की रक्षा की जाएगी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन तुर्की इस बात से मुकर जाता है। जैसे ही क्रीमिया का युद्ध समाप्त होता है उसके पश्चात उसके द्वारा अपने ईसाई जनता के ऊपर अत्याचार किए जाने शुरू कर दिए जाते हैं, जिसका उदाहरण देखने की बात की जाए तो 1860 ईस्वी में जो सीरिया प्रांत होता है, तुर्की साम्राज्य का भाग होता है, यहाँ पे ईसाई जनता रहने वाली होती है। उस ईसाई जनता का तुर्की के सुल्तान के द्वारा, सम्राट के द्वारा क्या करवाया जाता है, तुर्की सेना के द्वारा कत्लेआम करवाया जाता है, यानी उनकी हत्याएं करवाई जाती है।
1859 ईस्वी में क्रीट द्वीप की अगर बात की जाए, क्रीट द्वीप में जो ईसाई जनता रहती है, जो तुर्की साम्राज्य की प्रजा होती, तुर्की साम्राज्य का भाग होता है ये क्रीट द्वीप, यहाँ पे रहने वाले ईसाई जनता के ऊपर उसके द्वारा क्या करवाए जाते हैं, अत्याचार करवाए जाते हैं। यहाँ भी कत्लेआम यानी कि उनकी ईसाई जनता की हत्याएं तुर्की सम्राट के द्वारा करवाई जाती है। उसके अलावा जो बोस्निया हर्जेगोविना, ये जो बाल्कन प्रदेश के भाग है, यहाँ पे रहने वाले जो किसान होते हैं उन किसानों पे भी जो अत्याचार किसके द्वारा, तुर्की के सम्राट के द्वारा करवाए जाते हैं। जिस तरीके से इनके साथ जो ये संधि हुई थी, उस संधि की तनिक भी परवाह किसके द्वारा नहीं की, थोड़ी बहुत परवाह भी तुर्की के सम्राट के द्वारा नहीं की जाती है और खुले तौर पे उसके द्वारा जो कत्लेआम करवाए जाते हैं ईसाई जनता का। यहाँ पे यूरोपीय महाशक्तियाँ इन सबको देखकर स्तब्ध रह जाती है, यूरोपीय महाशक्तियाँ भयभीत हो जाती है तुर्की से और उनके द्वारा, हालांकि वह निजी स्वार्थों के कारण यहाँ जो यूरोपीय महाशक्तियाँ हैं जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, वो चुप रहती है। जैसा कि हमने देखा यूरोपीय महाशक्तियों में भी दो गुट बन जाते हैं, रूस एक तरफ रहता है और इनका दूसरी तरफ जो मित्र राष्ट्रों का गुट रहता है। तो अपने स्वार्थों के कारण जो तुर्की के सुल्तान के द्वारा ये अत्याचार किए जा रहे थे, उन अत्याचारों को वो यूरोपीय जनता देखती रहती है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो इस क्षेत्र में जो तुर्की साम्राज्य का क्षेत्र है, इसमें विरोध बढ़ जाता है किसका, तुर्की सम्राट का, और जनता के द्वारा जो परेशान होकर क्या कर दिया जाता है कि ये जो परेशान होकर जनता के द्वारा जो असंतोष बढ़ता जाता है और विद्रोह की रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया जाता है। ये तुर्की के द्वारा जो दमनकारी नीति अपनाई जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हम सर्वस्लाव आंदोलन और विद्रोह की लहर। जब तुर्की के सम्राट का जो अत्याचार बढ़ता चला जाता है और उसके द्वारा जो अपनी ईसाई जनता के प्रति जो इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, जो उसके द्वारा पेरिस संधि के तहत ये बात कही गई कि ईसाई जनता के हितों का और अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा, लेकिन उसके विरुद्ध उसके द्वारा जो ईसाई जनता के ऊपर उसके द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। अब इन्हीं अत्याचारों के कारण, दमनकारी नीति के कारण क्या होता है, जो बाल्कन प्रदेश के लोग होते हैं उनमें विद्रोह की भावना उठ जाती है और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो जाता है। जो बाल्कन प्रदेश की बात की जाए तो बाल्कन प्रदेश का हिस्सा कौन रहेंगे, ये रोमानिया, बुल्गारिया है तुम्हारे, और हर्जेगोविना और ये बोस्निया है, यही प्रांत है जो क्या रहते हैं, जो बाल्कन प्रदेश रहते हैं। और इन्हीं प्रांतों को लेकर आज भी अगर बात करें, इस क्षेत्र को लेकर हमें विवाद जो यूरोपीय महाशक्तियों में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो तुर्की के सम्राट का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, इस कारण से क्या होता है, वहाँ की जनता में जो विद्रोह की लहर पैदा हो जाती है। अगर बात की जाए राष्ट्रीयता की भावना का उदय, उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता है, क्यों न जो तुर्की से अलग एक राष्ट्र का निर्माण कर लिया जाए। अब अगर बात की जाए तो यह जो सर्वस्लाव आंदोलन क्यों कहलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्लाव जाति के लोग हैं, जो ईसाई स्लाव जाति के लोग हैं, इनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले की जाती है, इसीलिए सर्वस्लाव जाति का आंदोलन कहलाया जाता है, सर्वस्लाव आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि ये जो स्लाव जाति के लोग हैं, इस प्रांत में सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात की जाए इनकी जनसंख्या थी और ज़्यादातर जनसंख्या इन्हीं की थी। तो इन जाति के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले क्या की जाती है, आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अधिकतर इसी जाति के लोग होते हैं, इसलिए सर्वस्लाव आंदोलन कहलाता है। इस आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है, रूस के द्वारा किया जाता है। रूस के द्वारा इस आंदोलन को प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इन महाशक्तियों के द्वारा रूस की शक्ति पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। पेरिस के संधि के तहत उसकी शक्तियों को कुछ सीमित करके उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। हालांकि कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता क्रीमिया के युद्ध का, जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा था कि ये वास्तव में सर्वाधिक निरर्थक युग था आधुनिक विश्व का अगर बात की जाए तो रूस की शक्ति पे। तो अब रूस के द्वारा जो यहाँ इस नीति का अनुसरण करते हुए कि किस तरीके से बाल्कन प्रदेश पे अधिकार किया जाए और बाल्कन प्रदेश है तो उसके द्वारा अलग नीति अपनाई जाती है। रूस चाहता था कि वह जाति व धर्म के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग कौन थे, ज़्यादातर जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। और उसके अलावा बात की जाए जाति भी उनकी स्लाव जाति थी, जिसको समर्थन जो स्लाव जाति के लोग रूस के साम्राज्य में, रूस के क्षेत्र में भी रहते थे। तो इस तरीके से जो इस क्षेत्र पे जो बाल्कन का क्षेत्र है, जैसे मैंने बात की थी, यही प्रदेश आते हैं। इसमें बुल्गारिया, रोमानिया जो भी है, इसके अलावा जो हर्जेगोविना, बोस्निया है, ये क्षेत्र आते हैं। तो इस क्षेत्र पर अधिकार करने की नीति बनाई जाती है, रणनीति रूस के द्वारा। और यहाँ पे जो यहाँ की जनता पे जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर प्रभाव बढ़ाना चाहता था और यहाँ की
जनता की सहायता करने हेतु जो सर्वस्लाव आंदोलन समिति होती थी उसके लिए रूस के द्वारा मुफ्त में पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया जाता और इस बाल्कन प्रदेश में पत्रिकाएं बंटवाई जाती थी ताकि आंदोलन को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। और जो स्लाव जाति के विद्यार्थी हैं और उनको विशेष रियायत और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। मास्को विश्वविद्यालय की बात की जाए, रूस की राजधानी जो मास्को है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी इनकी, उस विश्वविद्यालय में स्लाव जाति के जो विद्यार्थी हैं उनको विशेष सुविधाएं प्रदान कर दी जाती है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और रूसी दूतावास है, जो रूसी दूतावास कहाँ था? कस्तुनतुनिया में दूतावास, रूसी दूतावास वह जो क्या करता है, इस स्लाव आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन जाता है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक दूतावास कहाँ स्थित है? बाल्कन प्रदेश में, चाहे तुम रोमानिया, बुल्गारिया कहीं भी ले लो, तो वहाँ पे भी जो ये रूस के द्वारा जो इस आंदोलन की गतिविधियों को क्या रखा जाता है, सुचारू रखा जाता है, उन गतिविधियों का केंद्र उन्हें बना दिया जाता है। रूस के द्वारा पूर्णतः समर्थन किसका किया जाता है? इस आंदोलन का किया जाता है। और धीरे धीरे जो तुर्की के विरुद्ध ये इस तरीके से जो विद्रोह का माहौल तैयार कर दिया जाता है इन स्लाव जाति के लोगों और रूस के प्रोत्साहन से। ठीक है, रूस के द्वारा पूर्णतः सपोर्ट किया जाता है। 1870 ईस्वी में रूस के द्वारा भी जो पेरिस की संधि को भंग कर दिया जाता है। जिस तरीके से काला सागर में इनमें तटस्थता की संधि हुई थी, पेरिस के संधि के तहत ये बात तय हुई थी कि न तो रूस का युद्धपोत और न ही तुर्की का युद्धपोत काला सागर में जा सकता है। लेकिन रूस के द्वारा 1870 ईस्वी में जैसे ही लुई नेपोलियन यानी कि सम्राट नेपोलियन तृतीय का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, तो इस संधि का उल्लंघन कर दिया जाता है और इस क्षेत्र में उसके द्वारा, रूस के द्वारा अपने युद्धपोत भेज दिए जाते हैं और सैनिक अड्डे इस क्षेत्र में उसके द्वारा बना लिए जाते हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रिया और रूस में इस क्षेत्र में क्या होता है, टकराव हो जाता है और इनके मध्य युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी इसी क्षेत्र में इंटरेस्ट लेने लग गया था, इसकी रुचि थी। क्योंकि जो जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण होने से प्रसा से बाहर किसे कर दिया जाता है, ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा इस बाल्कन प्रदेश पे अपनी निगाहें डाली जाती है और इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया। इसी क्षेत्र पे रूस के द्वारा प्रयास किया जाता है। इसी कारण दोनों के बीच में जो टक्कर है अवश्यंभावी हो जाती है, यानी युद्ध अवश्यंभावी, संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है। तो इस तरीके से सर्वस्लाव आंदोलन का संचालन किया जाता है और रूस के द्वारा उसको समर्थन दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने 1856 ईस्वी से लेकर 1874 ईस्वी तक जो पूर्वी समस्या के स्वरूप के बारे में चर्चा की। किस तरीके से हमें पूर्वी समस्या का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने देखा कि तुर्की के द्वारा किस तरीके से दमनकारी नीति को अपनाया जाता है और जो तुर्की में रहने वाली जो ईसाई जनता होती है, इस ईसाई जनता पे तुर्की के सम्राट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अत्याचार वगैरह किए जाते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसी दौरान सर्वस्लाव आंदोलन सक्रिय हो जाता है। तुर्की के विरुद्ध जो विद्रोह स्लाव जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है बाल्कन प्रदेश में। रूस के द्वारा इनको क्या दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और रूस का हस्तक्षेप इस क्षेत्र में बढ़ जाता है। पुनः रूस के द्वारा इस क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र पे जो अपना प्रभाव बढ़ाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है और रूस और ऑस्ट्रिया के हित भी इस क्षेत्र में टकराते हैं और दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से जो 1856 ईस्वी से लेकर 1874 ईस्वी तक पूरी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसे भी आप साझा कर सकते हो। इसके अलावा जो अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।